हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी एग्जाम की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो r इज इक्वल टू f/2 जो त्रिज्या है दोस्तों, ये आपका फोकस का आधा रहेगा। फोकस जो है ये आपका त्रिज्या का आधा रहेगा। त्रिज्या जो है वो फोकस के बराबर रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोकस जो है वह त्रिज्या का आधा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? एक नियम है, दो नियम है, तीन नियम है, चार नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण के द्वारा दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वाहनों में जो दर्पण है दोस्तों उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण जो है वो आपका हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? तो जो त्रिज्या होता है दोस्तों ये आपका हमेशा फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। जो त्रिज्या होता है दोस्तों ये आपका फोकस का दुगुना होता है, और फोकस जो होता है फ्रेंड्स ये आपका त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है और आपका त्रिज्या पूछा है। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2f। 2 गुना f का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 12। तो गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 दूना 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों यहीं पे अगर आपका त्रिज्या दिया हुआ रहता, ठीक है, यहीं पे अगर आपका त्रिज्या दिया हुआ रहता 12 सेंटीमीटर और फोकस निकालने के लिए बोला जाता है कि फोकस कितना है, तो फोकस इसका सूत्र जो होता है दोस्तों ये आपका होता है r/2। ठीक है, जो त्रिज्या होता है वो आपका आधा होता है। त्रिज्या को यहाँ पे आपका रखना पड़ता है 12 और इसको 2 से डिवाइड देना पड़ता है। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका फोकस निकालना रहेगा तो r/2 करना होगा, और आपको अगर त्रिज्या निकालना होगा दोस्तों तो 2f करना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, काल्पनिक व उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आभासी व सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न, डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर दोस्तों किसका मात्रक है? फोकस दूरी का, आवर्धन का, विभेदन क्षमता का, लेंस का शक्ति का। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस की शक्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या सूत्र होता है? P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है दोस्तों 2D क्षमता वाला। ठीक है, मतलब P आपका दिया हुआ है दोस्तों 2। ठीक है, 1 इज इक्वल टू f। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा f, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों f, यहाँ पे आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा कितना से? 100 से। ठीक है, सेंटीमीटर लाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। काट देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं?
आइरिस कहा जाता है, कार्निया कहा जाता है, पुतली कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें जो आपका अभिक्रिया दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपका कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। और वियोजन अभिक्रिया उसे कहा जाता है दोस्तों जिसमें अभिकर्मक, ये आपका अभिकर्मक है, अभिकर्मक ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत की उपस्थिति में टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटकर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। इसमें से दोस्तों कौन सा जो है अभिक्रिया वह संतुलित है। दोस्तों आपको संतुलित करना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में एक सवाल यहाँ से निश्चित ही पूछा जाएगा कि आपको संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Zn+CuSO4 जिंक कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपका संतुलित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिंक कितना है आपका, जिंक 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका जिंक कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे सल्फेट कितना है, तो यहाँ पे सल्फेट 1 है दोस्तों, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, ठीक है। कॉपर कितना है, यहाँ पे कॉपर 1 है दोस्तों, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। तो ये आपका संतुलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है आपका, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उपचयन किसे कहा जाता है और अपचयन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उपचयन दोस्तों जहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन कहा जाता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का हानि होता है, उसको अपचयन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण देखिए आपका लिखा हुआ है PbO+Cu इज इक्वल टू Pb+Co। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक से गलती से लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा CuO होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, CuO। यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर के साथ, तो ये आपका उपचयन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन किसके साथ यहाँ पे ह्रास हो रहा है दोस्तों, लेड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है और यहाँ पे कॉपर के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और PbO, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, विकृत गंधिता कौन से विक्रिया के कारण होती है। विकृत गंधिता मतलब दोस्तों जो खराब हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कुरकुरे खाते होंगे तो कभी कभी कुरकुरे खराब हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन चला जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न आपका 18वां नंबर प्रश्न है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी संयोजन, ठीक है। ऑप्शन ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न है, 19वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका प्राकृतिक सूचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिटमस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, ठीक है। HCl, नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीय का जल मौजूद है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कॉपर सल्फेट 0.5H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे दोस्तों बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा या फिर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न है,
जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें दोस्तों H+ आयन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां नंबर प्रश्न है। 25वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ ABCD का पीएच मान 2, 7, 10, 14 या पदार्थ में कौन अम्ल है। यहाँ पे दोस्तों इसको आपको समझने के लिए एक आपको स्केल को याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका स्केल है, यहाँ पे बीच में जो होगा दोस्तों ये आपका उदासीन होता है 7, ठीक है। और जो 7 से नीचे होता है दोस्तों 6, 5, 4, 3, 2, ये सब आपका अम्ल होता है, ठीक है। और 7 से जितने भी ऊपर होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये जितने ऊपर होते हैं दोस्तों 7 से, ये आपका क्षार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों कौन सा अम्ल है। अम्ल मतलब दोस्तों जो 7 से नीचे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जो है ये आपका 7 से नीचे है, तो ये आपका अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 26वां नंबर प्रश्न। 26वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 26वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 27वां नंबर प्रश्न है। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां नंबर प्रश्न है आपका। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 29वां नंबर प्रश्न है आपका। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसमें दोस्तों आपका प्राणी संभोजी पोषण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको दोस्तों आपको याद कर लेना है सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 30वां नंबर प्रश्न है। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइलिन, ठीक है। टाइलिन एंजाइम जो है दोस्तों ये आपका लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 31वां नंबर प्रश्न है। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ पे होता है। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 32वां नंबर प्रश्न है। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम, ठीक है। यहाँ पे आपको जल से क्या याद रखना है, जाइलम। तो जल और खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछे पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फिलोएम के द्वारा, ठीक है। भोजन का परिवहन फिलोएम के द्वारा और जल और खनिज लवण का परिवहन जो है दोस्तों ये आपका जाइलम के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 33वां नंबर प्रश्न। किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 34वां नंबर प्रश्न। दिया गया चित्र किस प्रकार को जनन को दर्शाता है। ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों इसमें किस प्रकार का जनन हो रहा है, ठीक है। ये आपके बुक में ये चित्र है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुनर्भवन, ठीक है। पुनर्भवन मतलब दोस्तों आपको याद रखना है पुनर्जन्म। इस प्रकार के जीव में दोस्तों अगर आप इसको काट देते हैं तो ये जो कटा हुआ भाग है दोस्तों छोटे छोटे जीव में विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जीव है, इसको काटा गया दोस्तों 3 भागों में, फिर इसको काटा गया 3 भागों में। देखिए ये फिर जो कटा हुआ है दोस्तों ये विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा हो जाएगा और फ्लेनरिया। हाइड्रा और फ्लेनरिया ये 2 एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार के जीव को अगर आप काट देते हैं दोस्तों तो जो कटा हुआ भाग है वो आपका विकसित होकर नए जीव का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों 35वां नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परागकण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 36वां नंबर प्रश्न। भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 37वां नंबर प्रश्न। एक उत्तम ऊर्जा की स्रोत की क्या विशेषता है, ठीक है। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 38वां नंबर प्रश्न है।
पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समापय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।